नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल तरी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम साइंस के वैसे प्रश्न को करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में 100% छपने वाला है। दोस्तों आप लोग के सामने एक बुक दिखाई दे रही होगी। यह बुक एस.के. झा सामान्य विज्ञान की बुक है मेरे दोस्तों। और इस बुक में से पहले फिजिक्स के सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स के जितने सारे प्रश्न हैं मेरे दोस्तों उसको हमने 4 वीडियो में ख़त्म करने का फैसला किया है। आज इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले मेरा 2 पार्ट अवेलेबल हो चुका है मेरे दोस्तों। अगर आप वो 2 पार्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू यूजर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो कैसी होती है मेरे दोस्त? अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। आगे क्या बोल रहा है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। कितना होती है मेरे दोस्तों? 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। आगे क्या बोल रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच होती है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। लगातार या एकाधिक डॉट डॉट के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण ध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्तों? लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है, कथन पढ़ते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर बोल रहा है कि जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखिए मेरे दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड नहीं बल्कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ दिया हुआ है कितना? वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हाँ मेरे दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 5 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कैट हो जाएगा। यानी कि ए गलत है और केवल बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि का प्रसार डॉट डॉट में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होगा मेरे दोस्त? तो ध्वनि का प्रसार सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। इसके बाद किस में होता है? द्रव में। इसके बाद फिर गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो इसका आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसका आयाम कहा जाता है। आगे चलते हैं। किसी भी माध्यम में घनत्व के लिए एक दोलन पूरा करने लगने समय क्या कहते हैं? किसी भी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो तरंग का समय काल। क्या कहते हैं? तरंग का समय काल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस प्रकार का तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे तरंग का। दोस्तों देखते हैं दोस्तों कौन सा तरंग हो गया? एक्सरे तरंग। देखते हैं आप लोग दोस्तों कि जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर क्या पहले करता है? एक्सरे करके देखता है कि हाँ पर वहाँ पर हड्डी टूटा हुआ है या नहीं है। तो कौन सा तरंग हो गया डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? तो एक्सरे तरंग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है मेरे दोस्तों? अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है कि यांत्रिक है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो इंफ्रारेड मेरे दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इंफ्रारेड तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गई। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी? किस ध्वनि तरंग में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होगी? तो कितना होगा? तो चारों ऑप्शन में जो सबसे कम होगा मेरे दोस्तों उसमें तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम कौन सा है? तो 100 हर्ट्ज हो गया। तो बोल रहा है किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी? तो जो भी हर्ट्ज वाला सबसे कम रहेगा उसमें तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 100 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक। कितना? 0.1 सेकेंड तक मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं।
एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकंड बाद सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 692 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 692 मीटर। क्या क्या है? ध्वनि की गति कितना थी? 346 थी। तो इसे 4 सेकंड में सुनाई दे रहा था, 4 का आधा यानी कि 2 से गुना कर देते, 346 दूना कितना हो गया मेरे दोस्तों? 692 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। रेडियो तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ध्वनि तरंग। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है मेरे दोस्तों। कैसा है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट से। किससे? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो रहा है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सोनार की मदद से हम किसे माप सकते हैं? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। किसको? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी को, दिशा की और गति को हम लोग सोनार की मदद से माप सकते हैं। आगे चलिए। बोल रहा है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार जो है से किससे व्युत्पन्न है? तो मतलब रडार का फुल फॉर्म भी पूछा है मेरे दोस्तों। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर कौन सा में दर्शाया जाता है? तरंग लंबाई जो है आमतौर पर ग्रीक लेटर कौन सा से दर्शाया जाता है? तो लैम्डा से। तरंग जो है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा से दर्शाया जाता है। किससे? लैम्डा से। आगे बोल रहा है कि अपश्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? अपश्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितना होती है मेरे दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से कम। 20,000 हर्ट्ज से कम नहीं, 20 हर्ट्ज से केवल कम। अभी मैंने क्वेश्चन को कराया था पीछे मेरे दोस्तों। आगे चलिए। बोल रहा है कि कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में बिल्कुल सही है? बोल रहा है कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, कि दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। तो अभी क्वेश्चन मेरा कराया था मेरे दोस्तों कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो डॉग में हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। चलिए आगे चलते हैं। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? तो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? डॉग, यानी कि गामा किरण का। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। इसी कारण इसका सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डॉट डॉट जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो पराबैंगनी विकिरण। कौन सा मेरे दोस्तों? पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण से मेरे दोस्तों त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। क्या रहता है? त्वचा कैंसर होने का डर। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो कौन सा हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आवृत्ति। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति भी और तरंग दैर्घ्य और चाल भी के बीच क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका मेरा राइट आंसर मेरे दोस्तों? v बराबर लैम्डा एन। क्या हो जाएगा? v बराबर लैम्डा एन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तरंग दैर्घ्य तो किस में दर्शाते हैं? तो लैम्डा में। तो v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा एन। आगे चलिए। ध्वनि तरंगे डॉट डॉट में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो खाली स्थान में। खाली स्थान में ध्वनि तरंगे नहीं चलते सकती है। बाकी अभी बताया मैंने क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा किस में यात्रा करती है? ठोस में, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में। आगे चलिए। कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, कि समय अवधि और आवृत्ति, की गति, का घनत्व। तो ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सा नहीं मेरे दोस्तों? तो घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व। ध्वनि तरंग का विशेषता घनत्व नहीं मेरे दोस्तों। आगे चलिए। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होती है मेरे दोस्तों। कैसी होती है? यांत्रिक तरंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे चलिए। आगे क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करेगा? तो वस्तु की गुणवत्ता पर। किस पर? वस्तु की गुणवत्ता पर। आगे चलिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी भी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? निम्नलिखित में से कौन सा
माध्यम के घनत्व में किसी भी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आगे देखते हैं, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तीव्रता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तीव्रता। बोल रहा है कि ध्वनि डॉट डॉट में संचरण कर सकती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, कि सभी विकल्प में। तो क्या है बताया था मेरे दोस्तों? ध्वनि तीनों चीज़ से यात्रा कर सकती है, ठोस से भी, द्रव से भी और गैस से भी। केवल निर्वात से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सभी विकल्प, यानी कि ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डॉट डॉट अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में होना चाहिए? ठोस में, कि द्रव में, कि गैस में, कि सभी में। तो अभी तो मैंने बताया दोस्तों कि इन सभी में ध्वनि सभी में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस और तीनों में। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी मेरे दोस्तों? बैगनी की। और सबसे ज़्यादा बोलता था किसका होता है तरंग दैर्घ्य? लाल का। लेकिन सबसे कम पूछ रहा था, सबसे कम बैगनी और सबसे ज़्यादा लाल। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। क्या बोल रहा है? कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। फिर बोल रहा है वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। कारण क्या दिल है कि वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो हम क्या पढ़ते हैं? अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। फिर बोल रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही बोल रहा था। और यहाँ पर भी बोल रहा था कि वेग बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो ए भी सही है और आर भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। वहाँ भी देखिए आवृत्ति का बात कर रहा था और यहाँ भी वही आवृत्ति का बात कर रहा है। तो उचित व्याख्या भी है और दोनों सही भी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बॉल हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता क्या नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो माध्यम तरंग की जो विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ जाएगी तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा? तो तरंग दैर्घ्य इसकी घट जाती है मेरे दोस्तों। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग और गामा तरंग, और उसको मिलान करना है मेरे दोस्तों। तो मिलान देखिए करते हैं। रेडियो तरंग का प्रयोग किस में होगा मेरे दोस्तों? तो रेडियो तरंग का प्रयोग देखिए आप लोग, तो हम लोग इसको मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए पहले कि गामा किरण का प्रयोग किस में करते हैं? तो गामा किरण का प्रयोग किस में करते हैं मेरे दोस्तों? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा बनाने में, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा बनाने में गामा किरण का। अवरक्त किरण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं मेरे दोस्तों? तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में। किसमें? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट जो रहता है मेरे दोस्तों उसमें अवरक्त किरण का। तो इसको यहाँ से मिलान हो जाएगा, आर में वन सही है। ठीक है तो मेरे दोस्तों अब रेडियो तरंग का किस में प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों? रेडियो तरंग का तो सेलुलर फोन में। सेलुलर फोन में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो रेडियो तरंग का। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे कौन सा बच गया? सूक्ष्म तरंग। तो सूक्ष्म तरंग कौन सा हो जाएगा? विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रेडार प्रणाली। तो पी में हम किसको मिलान किए दोस्तों? तो पी में 3 होना चाहिए। तो पी में 3 देखिए यहाँ है। और क्यू में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो क्यू में 2 कहाँ है? तो देखिए ये कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? कैट हो जाएगा। 40 का कौन सा राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों? कैट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचारण की दिशा में डॉट डॉट कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचारण की दिशा में डॉट डॉट कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? तो समानांतर कंपन करते हैं। कैसे मेरे दोस्त? समानांतर कंपन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? किस तरह की तरंग में कंपन जो है से तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करेंगे? तो कैसी तरंग में? तो अनुदैर्घ्य तरंगों में। अनुदैर्घ्य तरंगों में मेरे दोस्तों कंपन जो है से तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं।
बोल रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत की अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 172 मीटर होनी चाहिए। कितना मेरे दोस्तों, 172 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिरलीकरण वहाँ होता है जहाँ हवा का दाब कैसा होना चाहिए, तो बिरलीकरण वहाँ होता है जहाँ हवा का दाब कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम, यानी कि निम्न हो जाएगा। 45 का राइट आंसर मेरा एप्पल हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है। बोल रहा है मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर सेकंड होती है और अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो हाँ मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर सेकंड नहीं बल्कि 330 होती है, लेकिन लगभग में सही ही चलेगा। तो 316 दे लेते, ठीक ही दे ले है, 316 मीटर पर सेकंड होना ही चाहिए। और बोल रहा है कि अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो हाँ बिल्कुल सही है, 1498 मीटर पर सेकंड है। दोनों सही है, तो दोनों सही कौन सा ऑप्शन में है, तो 46 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले वस्तु को क्या कहते हैं। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले वस्तु को क्या कहेंगे, तो उसे हम पराध्वनिक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, पराध्वनिक कहते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होती है, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। और बोल रहा है कि जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो हाँ मेरे दोस्तों, अभी तो बताया था कि जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखना चाहिए, गलती लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। और समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। दोनों का दोनों सही है मेरे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी कि 48 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आगे चलिए। बोल रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में हम क्या बढ़ाएंगे कि ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, तो तापमान बढ़ाना होगा मेरे दोस्तों। क्या बढ़ाना होगा, अगर तापमान को हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, अगर तापमान को घटा देंगे तो ध्वनि की गति भी घट जाएगी मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में हमको देखना है। तो जल में ध्वनि की चाल कितना, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जल में ध्वनि की चाल कितना होती है मेरे दोस्तों, तो 1531 मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नहीं मेरे दोस्तों, हवा में ध्वनि की चाल कितना होती है, 330 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा रॉन्ग है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, 50 का कैट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी तक मैंने कर दिया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है मेरे दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर बिल्कुल करते रहें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आगे देखते हैं। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकंड होती है और निकेल में ध्वनि की गति 40 मीटर पर सेकंड है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, निकेल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 6040 मीटर पर सेकंड है। और बोल रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकंड है। तो नहीं मेरे दोस्तों, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर पर सेकंड होती है। तो पहला ऑप्शन मेरा रॉन्ग है और दूसरा बिल्कुल राइट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैट हो जाएगा, 51 के कैट, यानी कि केवल 20 आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, ताकि मैंने बताया था दोस्तों कि अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि की गति भी घटते जाएगी। आगे बोल रहा है कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डॉट डॉट में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होगी मेरे दोस्तों, तो अभी क्या बताया था कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। स्टील भी ठोस है, निकेल भी ठोस है, एल्युमिनियम भी ठोस है, एल्युमिनियम भी ठोस है। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा दोस्तों, मेरे दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एल्युमिनियम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की गति किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, तो सबसे तेज यात्रा किससे करेंगे दोस्तों, तो लोहा से। किससे करेगी, लोहा। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, तो सबसे कम किस में होता है मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा ठोस में, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में। तो सबसे कम गैस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या गैस दिया हुआ, वायु, बिल्कुल। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 55 का डॉग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वायु हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, कैसी किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो एक्स किरणें मेरे दोस्तों, एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। चलिए आगे देखते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होना चाहिए,
संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होगा जहां वायु दाब उच्च होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्या होना चाहिए? संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होना चाहिए ज़्यादा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। कण जो है से विक्षोभ के प्रसार की दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? तो किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की मेरे दोस्तों? तो अनुप्रास्थ तरंगों की। किस प्रकार की? तो अनुप्रास्थ तरंगों की। अनुप्रास्थ तरंग कैसे चलती है? लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉट डॉट ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता कौन नहीं मेरे दोस्तों? आयाम, वेग, आवृत्ति। तो आयाम, वेग, आवृत्ति तीनों मेरे दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता है, लेकिन हठर्ज जो है सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ध्वनि जो है से गमन नहीं कर सकते हैं। किस में? ठोस में, द्रव में, गैस में कि निर्वात में? तो अभी बताया था मेरे दोस्तों ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? निर्वात में, यानी कि 60 का डॉग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तकनीक का? तो ध्वनिक सुरक्षा का। कौन सा तकनीक? ध्वनिक सुरक्षा हो जाएगा मेरे दोस्तों। 61 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। ध्वनि डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों। किसके कारण? ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोल रहा है कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो कौन सा सही है मेरे दोस्तों? तो ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश कैसी होती है मेरे दोस्तों? प्रकाश एक अनुप्रास्थ तरंग है। तो कौन सा ऑप्शन में है? डी वाला ऑप्शन में मेरे दोस्तों। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रास्थ तरंग होती है। तो 63 का राइट आंसर डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलिए। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? तो हवा का दबाव के कारण। किसके कारण मेरे दोस्तों? हवा का दबाव के कारण। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है मेरे दोस्तों? डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डेसिबल से। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है मेरे दोस्तों? हर्ट्ज है। क्या है? आवृत्ति हम किससे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। आगे चलते हैं। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि क्या है मेरे दोस्तों? तो ध्वनि एक आंतरिक तरंग है। क्या है मेरे दोस्तों? यांत्रिक तरंग है। क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी भी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? यदि किसी भी तरंग की आवृत्ति दुगनी होती है मेरे दोस्तों तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? आधी हो जाती है। कितना? मूल की आधी। जितना पहले एक था तब आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण कौन सा है मेरे दोस्तों? जिसके उपयोग से हम लोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। सोनार में क्या लगा होता है मेरे दोस्तों? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा होता है। हाँ तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे का खोज किसके द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों? तो विलियम रोएंटजन द्वारा। किसके द्वारा? विलियम रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी मेरे दोस्तों। आगे चलिए क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डॉट डॉट से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो आयाम के बढ़ने से। किसके बढ़ने से? आयाम के बढ़ने से दोस्तों ध्वनि बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तरंग और चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषताएं कहा जाता है मेरे दोस्तों। बोल रहा है कि कौन सी एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है? कौन सी एक मात्रा जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है? ऊंचाई नहीं करती है, एक तरंगदैर्घ्य नहीं करती है, कि तरंग गति की आवृत्ति? तो मेरे दोस्तों ऊंचाई जो है से एक मात्रा ऐसी है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है मेरे दोस्तों। तरंग की प्रकृति का वर्णन कौन नहीं करेगी? ऊंचाई नहीं करेगी। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा मेरे दोस्तों। क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो किस तकनीक का दोस्तों? अभी बताया था मेरे दोस्तों, सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। बोल रहा है किन तरंगों में
संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। कौन सा तरंगों में संपीड़न और विरलन होता है मेरे दोस्तों? तो बताया था आप लोग के अनुदैर्घ्य तरंगों में। किस तरंगों में संपीड़न और विरलन होगा? अनुदैर्घ्य तरंगों में। बोल रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो 2L हो जाएगी। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, नहीं कि 2L हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? तरंग का आयाम क्या होता है? तरंग का आयाम मेरे दोस्तों माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। क्या होता है? तरंग का आयाम जो है से माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है मेरे दोस्तों। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो टोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? टोन कहा जाएगा। किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ध्वनि बोल रहा है कि निर्वात में यात्रा कौन नहीं कर सकता मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको अभी बताया था कि ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ध्वनि हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा को कण क्या होते हैं? तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरेगी तो हवा के कण जो है से तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ध्वनि डॉट डॉट का रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि किसका रूप है? तो यांत्रिक ऊर्जा का मेरा दोस्त रूप है। किसका रूप है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ये बताया था मेरे दोस्तों ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। पीछे भी क्वेश्चन रिपीट होता है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो हवा में ध्वनि तरंगे मेरे दोस्त अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होगी? तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होती है? तो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना? 331 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? सर्दियों की बोल रहा है कि ध्वनि का वेग कब होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों से कम, कि सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है, कि मौसम पर निर्भर नहीं है, कि सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग मेरे दोस्तों बता दूं आपको कि सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होगा। कब ज़्यादा होगा? गर्मी में ज़्यादा होगा और सर्दी में कम होगा ध्वनि का वेग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। किस पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है? विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर। किस पर? विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो मैंने बताया था मेरे दोस्तों ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। किससे? तो वस्तु के कंपन होने पर। आगे चलिए। बिल्कुल मंद श्रव्य, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर कितना है? तो बिल्कुल मंद श्रव्य तो ध्वनि का कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल मंद है तो कि 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डेसिबल हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा? 0 डेसिबल। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा लगभग कितना होती है? तो मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितना होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। मैं दोस्तों तो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान की श्रव्य सीमा होती है मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं दोस्तों। वायु में ध्वनि की चल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि की चल कितना होगा मेरे दोस्तों? तो 331 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 331 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। डॉट डॉट जो है ऐसी एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। तो ध्वनि की गति किस में निर्धारित होती है? तो माध्यम की प्रकृति निर्भर करती है। किस पर? माध्यम की प्रकृति पर एक ध्वनि की गति निर्धारित होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो बताया था मेरे दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होगा? 1531 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1531 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगी? बोल रहा है कि एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा? 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,000 हर्ट्ज हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलिए। बोल रहा है कि कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? तो चमगादड़ उनके रास्ते में आने वाली बाधा को किस तरंग से पता लगाते हैं? तो पराश्रव्य तरंग से। कौन सा तरंग से? पराश्रव्य तरंग से चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं।
मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितना हो जाएगा? तो 16,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। कितना? 16,000 हर्ट्ज से लेकर के 20, ऐसे 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑप्शन से अगर चला जाए तो 16,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डॉट डॉट में भी अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति किस में अधिक होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। किससे? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी मेरे दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 330 से लेकर के 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। फिर बोला ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल तरंग हैं कि यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कि लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि दोस्तों लंबी दूरी तक यात्रा भी कर सकती है, और ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल तरंगे भी हैं। और ध्वनि तरंग 330 से लेकर के 350 के बीच मीटर पर सेकंड की यात्रा से रफ्तार भी करती है। लेकिन कौन सा बोला कि सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल ध्वनि की यात्रा करने के लिए उसके माध्यम की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? कैट हो जाएगा, 98 का कैट। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्तों? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो ध्वनि की गति दाब से कोई प्रभावित नहीं होगी, जो पहले थी वही रहने वाली है। आगे बोल रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति कौन सा रूप में जानी जाती है? अगर हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक रूप में। किस रूप में मेरे दोस्तों? सुपरसोनिक रूप में जानी जाएगी। हवा में ध्वनि की गति से भी अधिक गति को सुपरसोनिक के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए? बोल रहा है कि प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? तो कितनी है मेरे दोस्तों? 513 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 513 हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे बना करके। आगे चलिए। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पीछे रिपीट भी हुआ है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल बिल्कुल 316 मीटर पर सेकंड होती है लगभग में, और अशुद्ध जल में ध्वनि का चाल भी 1498 मीटर पर सेकंड होती है। यानी दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। 102 का एप्पल। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे तेज यात्रा किस में करेगी? ठोस में करेगी। इसके बाद द्रव में, और इसके बाद गैस में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो कौन सा मेरे दोस्तों? आयाम। ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित कौन करेगा? आयाम करेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है मेरे दोस्तों? ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे चलिए। बोल रहा ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो संपीड़न कहलाएगा। अभी क्वेश्चन को मैं कराया था पीछे, संपीड़न कहलाने वाला है। आगे बोल रहा है कि एक प्रतिध्वनिक के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए? एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? प्रतिध्वनि कहलाती है। आगे चलते हैं। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि नहीं सह सकता। मनुष्य जो है से बहुत ऊंची ध्वनि सह नहीं सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? सबसे ज़्यादा कौन सा इस ऑप्शन में है जो मनुष्य सह सकता है मेरे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य 95 डेसिबल ध्वनि तक सह सकता है मेरे दोस्तों। तो 95 के करीब कौन सा ऑप्शन है? 80 डेसिबल। कितना मेरे दोस्तों? 95 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 95 से जो भी कम रहेगा निकट में, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो मेरे दोस्तों। तो मनुष्य इस क्वेश्चन के अनुकूल 80 डेसिबल से ध्वनि ज़्यादा सह नहीं सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं।
डॉट डॉट की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो श्रव्य बताए थे मनुष्य कितना सुन सकता है मेरे दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों की श्रव्य की आवृत्ति है। और यहाँ 18 हर्ट्ज बिल्कुल सुन सकता है, 100 हर्ट्ज बिल्कुल, 20,000 हर्ट्ज बिल्कुल, लेकिन 22,000 हर्ट्ज नहीं। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनता है। यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो बॉल ऑप्शन हो जाएगा कितना, 22 हर्ट्ज दिया हुआ है, यानी कि 22,000 हर्ट्ज बॉल ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढक दिया जाता है? अगर प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढक देते हैं? तो फाइबर बोर्ड से। किससे ढकते हैं मेरे दोस्तों? फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का जितने क्वेश्चन थे 111 क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, मैंने आपको करा दिया हूँ, एक लाइन में कराया हूँ, एक सांस में कराया हूँ मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर का पहला मैंने क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। अगला चैप्टर मेरा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? मैक्स प्लांक के द्वारा। बोल रहा है कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो बादलों का सफ़ेद रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण मेरे दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? नहीं बोल रहा है, मिट्टी का, पानी का, कांच का, प्लास्टिक का। तो लेंस बनाने में मेरे दोस्तों मिट्टी का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, बाकी पानी का भी किया जाता है, कांच का भी किया जाता है और प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या फिर ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो फोकल लेंथ या फिर नाभि लंबाई। फोकल लेंथ या फिर नाभिकीय लंबाई कहेंगे मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कैसा प्रभाव कहते हैं? प्रकाश की एक पुंज, प्रकाश बोल रहा है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश की जब भी नाम ले और प्रकीर्णन की टिंडल प्रभाव हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर से। कहाँ से निकलेगी मेरे दोस्तों? मुख्य अक्ष के समानांतर से निकलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को क्या कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उससे हम लोग चमकदार वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? चमकदार वस्तुएं जो स्वयं रोशनी उत्पादित करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? हमें घास का रंग लाल क्यों नहीं दिखाई देता है? तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है, इसी कारण हमें घास हरा दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 का एप्पल हो जाएगा। आगे चलिए। किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो प्रकाश की गति को रोमर कब मापे थे मेरे दोस्तों? तो 1676 ईस्वी में। कब मेरे दोस्तों? 1676 ईस्वी में। आगे देखते हैं। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है मेरे दोस्तों? तो पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदल जाती है। सही बात है मेरे दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है और इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदल जाती है, इसी कारण सितारे के चमकने का पीछे यही सिद्धांत है मेरे दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाएगा? अगर सूरज की रोशनी में अगर हरा रंग को हम दिखाई देने वाले कपड़ा है उसको लाल रोशनी में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा मेरे दोस्तों? क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कपड़ा जो है वो लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसी कारण हरा रंग को कपड़ा को हमारे लाल रोशनी में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 11 का एप्पल हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? बोल रहा है मेरे दोस्तों कि आवर्धक शीशा क्या होता है?
तो आवर्धक शीशा मेरे दोस्तों क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। आप लोग दर्पण नहीं मार कर आएंगे, आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, आवर्धक शीशा उत्तल लेंस, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, सूरज की रोशनी को उनके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो कौन मेरे दोस्तों, प्रिज्म। सूरज की रोशनी को प्रिज्म जो है सो उनके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है मेरे दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कैट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। अभी आप लोग को बताया था मेरे दोस्तों कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस ये बोलेगा कि उच्च फोकल लंबाई के या फिर छोटी फोकल लंबाई के, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक लेंस ग्लास में क्या शामिल होता है, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस मेरे दोस्तों। आगे चलिए, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसका उदाहरण है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देगा अपवर्तन का उदाहरण मेरे दोस्तों। क्या, अपवर्तन का उदाहरण है जो चम्मच टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचक यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बात सही है। बिखराव के कारण, ये भी बात सही है। लेकिन बोल रहा है कि किसका योगदान नहीं है, तो हीरे का निम्न अपवर्तनांक नहीं मेरे दोस्तों, हीरे का उच्च अपवर्तनांक होता है। कितना मेरे दोस्तों, हीरे का उच्च अपवर्तनांक होता है। और यहाँ बोल रहा है कि हीरे का निम्न अपवर्तनांक, तो कौन सा गलत है, तो डॉग ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या, डॉग ऑप्शन। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1.008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो रेफ्रेक्टिव। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रेफ्रेक्टिव जो है गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहता है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। आगे चलते हैं, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होगा, तो 1 से अधिक होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 1 से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, रातों के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, रातों के समय तारों का टिमटिमाना जो मेरे दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुक जाती है। कहाँ झुकती है, तो अभिलंब से दूर और तीव्र गति के कारण। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह झुक जाएगी अभिलंब से दूर और फिर तीव्र गति के कारण। आगे देखते हैं, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति भी इसको बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। अभी बताया कि अभिलंब से दूर और फिर तीव्र गति यानी कि गति बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाएगा, अपवर्तन कहा जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना मिनट तक देरी हो सकती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना मिनट तक देरी हो सकती है, तो 2 मिनट तक मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा डॉट डॉट हो जाती है। तेज तथा क्या हो जाता है, तो नॉर्मल से दूर झुकता है। अभी मैंने बताया था कि अभिलंब से दूर झुकता है तथा उसकी स्पीड तेज हो जाती है मेरे दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि जब माध्यम प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज हो जाएगा तथा क्या होगा, तो नॉर्मल से दूर झुकेगा, अभिलंब से दूर झुकेगा। आगे बोल रहा है, कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। आरोही क्रम बोल रहा है दोस्तों, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से लेकर के बढ़ते क्रम हमको जाना था, आरोही क्रम में हमको दर्शाना है। कौन सा विकल्प बोल रहा है कि अपवर्तक सूचकांक में, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, बर्फ का हो जाएगा, इसके बाद केरोसिन का, इसके बाद बेंजीन का, इसके बाद सेंधा नमक का। बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, यानी सबसे कम बर्फ और इसमें सबसे ज़्यादा सेंधा नमक का। तो कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, 27 का डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हवा का। किसका, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं,
जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको हमें क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरण मिल जाएगी उसे हम फोकस कहेंगे। आगे देखते हैं, कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर क्या रहता है मेरे दोस्तों? पोल रहता है। क्या रहता है? पोल रहता है, यानी कि ध्रुव रहता है। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है? बोल रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है मेरे दोस्तों? तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर 2f। इस क्वेश्चन का राइट आंसर C हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? बोला किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होंगे? तो किस स्थिति में? तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में मेरे दोस्तों अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होंगे। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि डॉट डॉट के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। तो किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी क्वेश्चन को मैंने कराया था मेरे दोस्तों, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बोल रहा कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु मेरे दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह कैसा होता है? परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह कैसा होता है? तो वो रियल होता है मेरे दोस्तों। कैसा होता है? रियल होता है। हम लोग काल्पनिक नहीं देखते हैं, रियल फिगर देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या हो जाएगी? तो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है मेरे दोस्तों? धनात्मक होती है। क्या होती है? एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक हो जाएगी। अगर अवतल लेंस बोलता तो क्या होता है? ऋणात्मक होता। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो 2f1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो 2f1 पर हम लोग रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कितना होगी? तभी मैंने बताया था दोस्तों कि उत्तल लेंस की नाभिकीय लंबाई धनात्मक होती है और अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों? ऋणात्मक हो जाएगी। कितना हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, जब वस्तु को डॉट डॉट पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को हम कहाँ रख देंगे तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फोकस बिंदु पर कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रख देंगे तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है अभिवर्धित, आभासी और सीधा हो जाएगा। तो कहाँ रखेंगे? तो F1 और O के मध्य में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? F1 और O के मध्य में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कितना? आभासी और सीधा छवि बनने के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए मेरे दोस्तों। कितना होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बिल्कुल साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश के एक अनुप्रस्थ तरंग है। साबित करती है हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ध्रुवीकरण है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी घटना से साबित होती है? तो ध्रुवीकरण घटना से हमें साबित होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है मेरे दोस्तों। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है, अगर यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है? अगर प्लस में बताया था मेरे दोस्तों को उत्तल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होती है। तब प्लस में 2 डायोप्टर बोल रहा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तल लेंस हो जाएगा। 43 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी कहाँ से? तो बिना किसी विचलन से। अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? तो बिना किसी विचलन के निकलेगी वो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि डॉट डॉट कौन सा लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा करते हैं हम लोग? तो कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। और अगर दूर दृष्टि दोष के लिए पूछता तो कौन सा लेंस हो जाता मेरे दोस्तों? तो दूर दृष्टि दोष के लिए जाता कौन सा लेंस?
उत्तल लेंस हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। एक विकार है जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहता है मेरे दोस्तों, मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया मतलब कौन दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि दोष है मेरे दोस्तों, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो वही तो बोल रहा है मेरे दोस्तों कि एक विकार ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो कौन सा दोष है मेरे दोस्तों, मायोपिया। इसको कौन सा लेंस लगाकर सही कर सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस लगाकर मेरे दोस्तों, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। आगे बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति में हुआ है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनने लगेगा मेरे दोस्तों। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में। आगे बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा कौन सा लेंस का उपयोग करता है, तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब बोल रहा है कौन सा दोष, तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष। और खाली मायोपिया बोलता तो निकट दृष्टि दोष। तो हाइपरमेट्रोपिया बोल रहा है तो दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष में ही बताए थे मेरे दोस्तों कौन सा लेंस लगाएंगे, तो उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डॉट डॉट से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग जो है से डॉट डॉट से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा फोकस दूरी वाले लेंस को, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं लोग। किसकी वजह से ले रहे हैं, रोशनी के लिए साधारण बल्ब लगाए नहीं लगा कर मेरे दोस्तों लोग LED और CFL बल्ब लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं CFL और LED, क्योंकि ऊर्जा दक्षता के कारण। जो साधारण बल्ब आप लगते हैं 10 रुपये में लेकर लगा देते हैं मेरे दोस्तों, वो ज़्यादा ऊर्जा लेती है। और LED और CFL जो बॉल है मेरे दोस्तों वो कम ऊर्जा लेती है। इसी लोग कारण से लोग LED और CFL बॉल के यूज कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्तों, बोल रहा है कि एक लेंस के कहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। एक लेंस के कहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो प्रकाशी केंद्र के। कहाँ से निकल जाएगी, प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के आगे निकल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा मेरे दोस्तों, तो पूर्ववत होगा, यानी कि जितना पहले था वैसा ही छवि रहने वाला है, बदलेगा हुआ कुछ नहीं। एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी मेरे दोस्त, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। तो ऐसे परिदृश्य में कौन सा सत्य होने की संभावना है, तो दोनों उत्तल हैं कि दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, कि दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। तो बोल रहा है कि -सेंट है, तो जब भी माइनस प्रेजेंट करें मेरे दोस्तों तो लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, दोनों के दोनों अवतल हो जाएंगे। और अगर प्लस इंडिकेट करता तो दोनों को दोनों क्या होते, उत्तल होते। चाहे उत्तल दर्पण बोले चाहे लेंस बोले, दोनों में प्लस रहेगा, धनात्मक रहेगा। और लेंस अगर बोलेगा अवतल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल चाहे दर्पण में रहे चाहे लेंस में रहे, दोनों माइनस में इंडिकेट करे। तो माइनस से बोल रहा है तो कौन सा, दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों अवतल है मेरे दोस्तों। आगे चलिए क्या कर रहा है, किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग करें, कार के हेडलाइट में नहीं मेरे दोस्त, कार के हेडलाइट में परवलय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। फ्लैश लाइट में नहीं मेरे दोस्त, फ्लैश लाइट में भी उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। बोल रहा किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो फ्लैश लाइट में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं होता है। बायोस्कोप में नहीं, बायोस्कोप में भी नहीं। माइक्रोस्कोप में हाँ, माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या मेरे दोस्तों, माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे दोस्त, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है तो क्या कहलाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है
तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने बोरा कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और आभासी, सीधा, छोटा और प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, छोटा और प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनेगा एक मैं ट्रिक का वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अभी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो को मेरे चैनल पर से देख सकते हैं मेरे दोस्तों। छोटी सी वीडियो है और शानदार वीडियो है मेरे दोस्तों। आगे चलिए क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे क्यों पहनाए जाते हैं। अगर थिएटर में आप लोग देखते होंगे 3D फिल्म तो आपको विशेष एक चश्मा देता है मेरे दोस्तों। वो चश्मा पहन कर ही देखने का क्यों आदेश देता है, क्योंकि 3D फिल्म में विशेष रंग इस्तेमाल करती है। 3D फिल्म में विशेष रंग का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया सकते हैं। अगर बिना चश्मा लगाए आप लोग देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको उतना अच्छा देखने महसूस नहीं होगा, इसलिए आपको विशेष एक प्रकार का चश्मा देता है कि आप लोग चश्मा पहन कर ही वो फिल्म को देखें। चलिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। यानी कि 3D फिल्म में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों, साधारण शीशा का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में कि माइक्रोस्कोप में कि स्टेथोस्कोप में, किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता मेरे दोस्तों, तो किसमें, तो स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है मेरे दोस्तों, ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है स्टेथोस्कोप में। जल की बूंदों से डॉट डॉट होकर इंद्रधनुष बनता है, किससे होकर इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष मेरे दोस्तों प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अगर लिखा होता तो वो सही हो जाता मेरे दोस्तों, यानी कि प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख रहा है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित कौन होता है मेरे दोस्तों, सबसे कम विचलित होगा कौन, लाल। अगर सबसे ज़्यादा विचलित कौन बोलता है कि सबसे ज़्यादा विचलित तो कौन हो जाता है, बैगनी जो होता है। कौन सा दोस्त, सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी और सबसे कम विचलित पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, लाल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, तो किसको जिम्मेदार ठहराया है मेरे दोस्तों, वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले तक सूर्य दिखाई देता है और वास्तविक सूर्योदय के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। इसका मेन जिम्मेदार कारण क्या है मेरे दोस्तों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जो गली में पीला लाइट लगा होता है मेरे दोस्तों, तो गली का पीला लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों, गली का पीला लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे बोल रहा कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है, तो प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करेगी, तो निर्वात में यात्रा करती है। किसमें मेरे दोस्त, निर्वात में। कितना के से यात्रा करती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना मेरे दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से प्रकाश यात्रा करती है, किसमें, निर्वात में। आगे बोल रहा है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है मेरे दोस्तों यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है। प्रिज्म के द्वारा जो भी प्रकाश गुजरेगा मेरे दोस्तों वो प्रकाश को तितर बितर करता है। प्रिज्म का क्या काम है, वह उसके द्वारा जो भी प्रकाश गुजरेगा मेरे दोस्तों उसको तितर बितर करने का काम प्रिज्म करता है मेरे दोस्तों। आगे चलिए क्या बोल रहा है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें ऐसे क्या कहा जाता है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है से हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है मेरे दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट डॉट द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को, किसी भी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश घनत्व के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, प्रकाश घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं,
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा मेरे दोस्तों, इसकी गति कम हो जाएगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति कम हो जाएगी। और अभी क्या हम पढ़ाए थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा और इसकी गति तेज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितना होगी मेरे दोस्तों। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की गति कितना हो जाएगी, तो 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। आगे चलिए, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। उन्होंने 1954 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को। बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत हमको निकालना है। तो सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल। बोल रहा है कि 1930 ईस्वी में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी बात सही है। उनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बात सही है। बोल रहा है कि उन्हें 1987 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नहीं मेरे दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई है। तो ये कौन से हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। क्या गलत पूछ रहा था, तो 1987 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि नहीं मिली थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, अभी बताया था मेरे दोस्तों। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे मेरे दोस्तों, प्रकीर्णन से संबंधित है। आगे बढ़ रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होगी। अभी बताया था मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को रिपीट कितना बार करा रहा हूँ। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में अधिक होगी, तो निर्वात में होगी। कितना होगी, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितना होगी। यदि एक अवतल की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितना होगी मेरे दोस्तों। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 6.2 है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो 3.1 हो जाएगी। कितना दोस्तों, 3.1 हो जाएगी सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। दो माध्यमों के बीच सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्तों, अपवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बोल रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है मेरे दोस्तों। तो आकाश आपको बता दूं किसके कारण, तो श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्तित होता है। बोलेगा सीधा सीधा का आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन कौन सा ऑप्शन में है, कैट में है। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्तित भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। जब किसी भी वस्तु को C और F के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी मेरे दोस्तों, तो C के बाद बनेगी। कहाँ बनेगी, C के बाद बनेगी। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। किसी भी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो अभिसारी यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अत्यधिक आवर्धित होगा। कैसा होगा मेरे दोस्तों, अत्यधिक आवर्धित होगा। आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी मेरे दोस्तों, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बोला कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है। किसी भी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी बताया था मेरे दोस्तों, कितनी होती है, उसकी फोकस दूरी जो है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। डॉट डॉट को एक अभिसारी दर्पण भी कहता है। किस दर्पण को एक अभिसारण दर्पण कहता है, अभी बताया था मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण को अभिसारण दर्पण कहता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारण दर्पण, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहता है मेरे दोस्तों।
आगे बोल रहा है कि दर्पण समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या के समान दूरी पर है, नहीं। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, बोल रहा बिल्कुल। दर्पण समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सभी दूरबीयों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, बॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉट डॉट दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो कौन सा दर्पण मेरे दोस्तों, तो समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी रहेगा यानी कि काल्पनिक भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बनेगा और समान आकार भी बनेगा। समतल दर्पण में ही समान आकार बनता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, उसे क्या कहता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्तों, अंदर की ओर वक्रीय है तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। आगे देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता कैसी है, अभी बताया था मेरे दोस्तों। समतल दर्पण कैसा बनता है, समान आकार का बनता है, सीधी बनेगा और पसारों तरफ पर उल्टी भी और आभासी यानी कि काल्पनिक भी बोला था। देखिए काल्पनिक भी होना चाहिए, समान आकार भी होना चाहिए और सीधी भी होना चाहिए और पसारों तौर पर उल्टी भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, एप्पल ऑप्शन में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसे होगी, तो हमेशा आभासी और सीधा होगी। हमेशा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगी मेरे दोस्तों। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग दोस्तों वाहनों में रियर मिरर, कौन सा, वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में हम लोग रखते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। कौन सा राइट आंसर है मेरे दोस्तों, एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण है, तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण मेरे दोस्तों, अभी बताया था मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा, अवतल दर्पण हो जाएगा मेरे दोस्तों। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो बताया था दोस्तों, बड़ा प्रतीत हो चाहे छोटा प्रतीत हो, ये किसका उदाहरण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार यानी कि दीर्घ बने हो गए बड़ा वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, तो किसके कारण हो जाएगा, तो अपवर्तन के कारण है। बताया मेरे दोस्तों, बड़ा या छोटा दिखना, अब या टेढ़ा दिखना अपवर्तन के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है तथा कहाँ झुकता है, अभिलंब की ओर झुकता है, क्या अभिलंब से दूर झुकता है, तो नहीं, नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल की ओर ही झुकेगा, अभिलंब से दूर बोलेगा कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो अभिलंब से दूर हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाता। लेकिन यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो कहाँ जाएगा, तो नॉर्मल की ओर ही झुक जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर ही झुक जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकती है किधर, समान की ओर और धीमा हो जाता है। जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुक जाती है समान की ओर और धीमा हो जाती है। कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में मेरे दोस्तों। आगे चलिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहता है, तो पोल कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाएगा, पोल या फिर ध्रुव कह सकते हैं। चलिए आगे, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा, अगर छवि आपसे छोटा बन रहा है तो कौन सा दर्पण होगा मेरे दोस्तों, उत्तल दर्पण। इसी कारण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलिए, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, तो गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है, नहीं। वक्रता त्रिज्या जो है फोकल लंबाई के दुगुना के बराबर होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकल लंबाई जितना होगा ना मेरे दोस्तों उसका दुगुना होगा, कौन, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगुना के बराबर होती है। राइट आंसर मेरा डॉग हो जाएगा, 99 का डॉग हो जाएगा।
आगे बोला कि दर्पण का सूत्र कौन सा होगा, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र 1/vu प्लस 1/v बराबर 1/f। अगर यहाँ पर 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f होता तो लेंस का सूत्र हो जाता मेरे दोस्तों। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो वह लेंस का सूत्र हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो वह दर्पण का सूत्र होता है मेरे दोस्तों। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक दिल से शेयर कर दिया करें मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठि के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ मेरे दोस्तों। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठि के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग पोल या फिर ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल या फिर ध्रुव कहते हैं। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बताए थे मेरे दोस्तों। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा हम लोग दर्पण लगाते हैं, तो उत्तल दर्पण लगाते हैं। यही तो पूछ रहा है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितना होगी, तो फोकस दूरी कितना होगी मेरे दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या r है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि r/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। 103 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत चुना मेरे दोस्तों। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, नहीं मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। बोल रहा है कि यदि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो कौन सा कथन गलत है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, नहीं वास्तविक नहीं होता मेरे दोस्तों। यही क्वेश्चन हमको गलत पूछ रहा था, तो गलत क्या हो जाएगा, 104 का एप्पल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। किसी भी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बताया था मेरे दोस्तों अत्यधिक आवर्धित होगा। कैसा होगा, अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। बोला कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एक स्थित बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी मेरे दोस्तों, वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। कैसी होगी मेरे दोस्तों, वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। आगे देखिए, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखते हैं तो निर्मित होने वाली छवि कैसी बनेगी। अगर एक उत्तल दर्पण में अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे तो कैसी छवि बनेगी मेरे दोस्तों, तो आभासी और छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी और छोटी बनेगी। आगे देखते हैं। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा मेरे दोस्तों, तो आभासी बनेगा। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा मेरे दोस्तों। आगे चलिए। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है मेरे दोस्तों, उत्तल दर्पण बोले चाहे लेंस बोले उसकी फोकल लंबाई हमेशा धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण बोले चाहे लेंस बोले उसको फोकल लंबाई ऋणात्मक हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा मेरे दोस्तों। अवतल दर्पण में अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आगे देखते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कैसा होगा। तो कैसा होगा मेरे दोस्तों, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तो छवि का निर्माण कैसा होगा, तो एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, तो एफ और सी के बीच बनेगा। आगे बोल रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है। दांत वाला जो चिकित्सक रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो बताया था मेरे दोस्तों वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। चलिए, वाहन के साइड मिरर के बोले में बोलेगा तो उत्तल दर्पण, लेकिन वाहन की हेडलाइट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे बोल रहा है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, अंदर की ओर मुड़ी हुई है तो अवतल दर्पण कहलाएगा।
आगे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। आगे बोल रहा है कि किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, पार्श्वदर्शी दर्पण में कि गाड़ी की हेडलाइट में। तो ये बताया था मेरे दोस्तों आप लोग के कि पार्श्वदर्शी दर्पण में कि पीछे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पार्श्वदर्शी दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें, पार्श्वदर्शी दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 का कैट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखेंगे तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी भी बिंदु पर, वक्रता केंद्र से परे किसी भी बिंदु पर बनेगा। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन लागू होता है। वक्रता केंद्र वाले किसी भी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर किसी बिंब को हम रखते हैं तो कौन सा कथन लागू होता है। तो सीधा हम ऑप्शन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो है सो वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा भी बनेगा और अनंत पर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, कैट में हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कैट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 को क्या कर रहा है, डॉट डॉट को एक अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण को एक अपसारी दर्पण कहते हैं, तो बताया था मेरे दोस्तों उत्तल दर्पण को, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहता है। आगे चलते हैं, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बनेगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा मेरे दोस्तों, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। किसी भी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहता है, तो छेद कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्तों, छेद कहा जाता है, छेद। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, कहाँ नहीं है, टॉर्च में, बिल्कुल टॉर्च में दर्पण अवतल दर्पण लगाया जाता है मेरे दोस्तों। सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रियर व्यू दर्पण में नहीं, रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा, 122 का कैट। आगे बोल रहा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो छवि कहाँ बनेगी, तो अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो छवि कैसी बनेगी, तो केंद्र पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। कहाँ बनेगी, केंद्र पर वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं, एक वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा, तो रेखीय आवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, रेखीय आवर्धन कहलाएगा। आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य मैंने बताया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल की होती है और सबसे कम बोलता है तो किसका होता है, बैगनी का हो जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसका प्रक्षेपण क्यों होता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है कांच के एक प्रिज्म से होकर गुजर जाता है तो उसका प्रक्षेपण क्यों हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो है ना सो कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसी कारण इसका प्रक्षेपण हो जाता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करें मेरे दोस्तों, रियर व्यू मिरर, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है, किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहता है। किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्तों, इसे ध्रुव कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या है। एक विमान दर्पण के लिए छवि कैसा है, तो आभासी और पसर्व उल्टा। क्या हो जाएगा, आभासी और पसर्व होता है उल्टा हो जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो क्या है, बोले थे मेरे दोस्तों कि उत्तल दर्पण रहे चाहे लेंस रहे उसकी फोकल लंबाई हमेशा प्लस में होती है, कि धनात्मक होती है। तो प्लस में है तो उत्तल, उत्तल कहाँ गया, तो उत्तल कैट में 30 के राइट आंसर। उत्तल दर्पण भी रहता तो ऊपर लेंस भी रहता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। बोल रहा कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे नियमित कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों,
जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, परावर्तन की घटना घटित होती है तो उसे नियमित कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, एक समतल दर्पण के लिए छवि क्या होती है? एक समतल दर्पण के लिए छवि आभासी और पसर्व उल्टी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? आभासी और पसर्व उल्टी होती है मेरे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर और 14 नंबर चैप्टर के जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक मेरे दोस्त 1 मिनट का समय निकाल कर शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग का 1 मिनट निकाल कर शेयर किया हुआ समय मेरे लिए मोटिवेशन बनता है और हमें और उत्प्रेरक करता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।